पैरेलल जिस तरह से कैपेसिटर का होता है वैसे ही रेसिस्टेंस में भी होता है, सीरीज पैरेलल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। किसी का अगर छूटा हो तो मैंने वीडियो भेज दिया था, कुछ लोगों का क्लास छूटा था। तो भाई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड व्हीटस्टोन ब्रिज का जो हम लोगों ने देखा था बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन क्या भाई, तो इधर R1 हो, इधर R2 हो, इधर R3 है और इधर R4 हो और ये ब्रिजिंग एलिमेंट है R5, तो इसको बोलते हैं ब्रिज बिटवीन A एंड B। A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये M और N के अक्रॉस ब्रिज नहीं हुआ, ये M और N के अक्रॉस ब्रिज नहीं है, A और B के अक्रॉस है। मतलब जिसके अक्रॉस ब्रिज होता है उसके मिलाने वाले दो पाथ होते हैं, दोनों में रेसिस्टेंस, और दोनों पाथ को मिलाने वाला ये ब्रिज वाला एलिमेंट, ब्रिजिंग एलिमेंट। जब ये R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो जाए तो बैलेंस कंडीशन है। और बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि Vm इज इक्वल टू Vn है, और इस कंडीशन में ब्रिजिंग एलिमेंट कैन बी डिस्कार्डेड, इसलिए इसको हम लोग चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, बीच में से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस ब्रिजिंग एलिमेंट में कोई करंट या कैपेसिटर हो तो कोई हमारा चार्ज नहीं आएगा। करंट है, करंट मान लो यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा है तो कोई करंट भी नहीं आएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस के थ्रू करंट का वैल्यू होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा Vmn और डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस है 5 नंबर, तो ये M और N जब सेम पोटेंशियल पे हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मीन्स ब्रिजिंग एलिमेंट में कोई रेसिस्टेंस के थ्रू कोई करंट नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो बल्ब लगाया होगा वो कभी ग्लो ही नहीं करेगा ज़िंदगी में, जब बैलेंस रहेगा तो वो निकाल लो भाई। बैलेंस कंडीशन में यू कैन इक्विवेलेंटली रिमूव दिस, और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे इसमें दो न्यूमेरिकल भी देखे थे हम लोगों ने, सीरीज पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आज जो देखेंगे इसके आगे हम लोग सबसे पहले तो एक नोट का पॉइंट देखेंगे कि डिस्कार्ड कब करते हैं, नेग्लेक्ट कब करते हैं, डिस्कार्डिंग एन एलिमेंट। और जो टॉपिक बचा हुआ है वो है किरचॉफ्स लॉ एंड ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो पहले तुम्हें जानना पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ, तभी ग्रुपिंग ऑफ सेल आप समझ पाओगे। तो कब हम लोग डिस्कार्ड करते हैं एलिमेंट वो जानना होगा आज के क्लास में, और तुम समझ पाते हो आज के क्लास में वो होगा सिमेट्री एनालिसिस। सिमेट्री एनालिसिस भी इन नेटवर्क, ये भी हम लोग देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं भाई, तो किरचॉफ्स लॉज देख सकते हैं। तो आज का क्लास इतने ही में फिनिश हो जाएगा। लास्ट क्लास का कंटिन्यूटी में कर रहा हूँ, इसलिए लास्ट क्लास जिसका मिस हुआ हो उसको देख लेना चाहिए था। नहीं देख पाया है तो कैपेसिटर में जो हम लोगों ने सीरीज पैरेलल किया था, सेम कॉन्सेप्ट इधर भी सीरीज पैरेलल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज का होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन हम लोग वैसे ही चेक करते हैं जैसे कैपेसिटर में चेक करते थे, वैसे ही C1/C2 इक्वल टू C3/C4 या R1/R2 इक्वल टू R3/R4, या यहाँ का रेसिस्टेंस अपॉन यहाँ का रेसिस्टेंस इक्वल टू ये वाला अपॉन ये वाला हो, तब भी बैलेंस्ड है। और बैलेंस है तो डिस्कार्ड कर सकते हैं, अनबैलेंस होगा तो डिस्कार्ड नहीं करेंगे। अनबैलेंस्ड होगा तो कैसे डील करेंगे, तो उसी के लिए तो है किरचॉफ्स लॉ। आपके मन में आ रहा होगा कि अनबैलेंस रहेगा तो क्या, अगर ये रेशियो नहीं हुए सेम, ये दोनों का रेशियो सेम नहीं हुए तो बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस नहीं है तो बीच में करंट होगा। अब करंट होगा तो अगर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, या करंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो उसका जवाब है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ जानेंगे, उसके बाद अनबैलेंस ब्रिज को डील करने का कैपेसिटी आएगा। साथ में कुछ नेटवर्क में सिमेट्री ऑब्जर्व होते हैं, तो सिमेट्री एनालिसिस भी समझना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो ये समझें कि हम लोग किसी एलिमेंट को डिस्कार्ड कैसे करते हैं, डिस्कार्ड कब कर सकते हैं।
तो इसके लिए नोट का पॉइंट लिखो भाई, नोट का पॉइंट, डिस्कार्डिंग एन एलिमेंट। एलिमेंट हो सकता है कुछ भी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, कभी भी ऐसा हो, ध्यान देना, जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हुआ। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या हुआ भाई? तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये हुआ कि जब बैलेंस कंडीशन होता है तो m पॉइंट और n पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, और ऐसे कंडीशन में कोई भी ब्रिजिंग एलिमेंट होगा तो उसमें करंट होगा 0, और इसलिए फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल पर्पस वी कैन रिमूव दिस, इक्विवेलेंटली वी कैन डिस्कार्ड दिस। तो डिस्कार्ड कर दिया इसको, ये है ही नहीं, समझो, हटा दिया। तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं भाई, इतना दूर को मान लो हमने रिमूव कर दिया। तो अब देखो ध्यान से, और कहाँ कर सकते हैं? तो यहीं से पहले कंडीशन पकड़ो, जब सेम पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्टेड हो, चाहे एक रेसिस्टेंस हो, चाहे मैनी रेसिस्टेंस का ग्रुप हो, रेसिस्टेंस कैपेसिटर ये सबका ग्रुप हो, बहुत बड़ा ग्रुप हो, बहुत छोटा ग्रुप हो, या एक एलिमेंट हो या मल्टीपल एलिमेंट हो, बट कनेक्टेड अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, Vm इज इक्वल टू Vn। ये अगर 2 वोल्ट पे है तो ये भी 2 वोल्ट पे है, ये भी 2 वोल्ट पे हो, सेम पोटेंशियल, बैलेंस कंडीशन, सेम पोटेंशियल है तभी तो बैलेंस्ड है। तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट के अक्रॉस अगर कोई एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस ये सब हों, तो दिस एंटायर ग्रुप कैन बी डिस्कार्डेड। क्यों भाई? क्योंकि इस पूरे एंटायर ग्रुप में कोई करंट पास नहीं होगा, कोई करंट पास नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा ग्रुप का कोई इक्विवेलेंट आया। मान लो एक बार ग्रुप है भाई, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या रेसिस्टेंस है, तो इस पूरे ग्रुप के बदले में कुछ एक तो आएगा, ए और बी के अक्रॉस कुछ इक्विवेलेंट आएगा ना भाई, इतना ये कनेक्टेड है, तो ए और बी के अक्रॉस कुछ तो आएगा भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे एक डालोगे, बट उस एक में क्या करंट जाएगा? नहीं जाएगा। उस एक में करंट नहीं जाएगा तो इसमें भी नहीं जाएगा। It means no current, it cannot draw any current from such condition in which the two ends are connected at the same potential. So इसके कॉन्सेप्ट से हम लोग एक वर्किंग रूल डेवलप कर रखे हैं, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। एनी लिखो, एनी एलिमेंट, एलिमेंट में मैं लिख देता हूँ रेसिस्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, कैपेसिटर हो, कुछ भी, एनी एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट, एनी एलिमेंट और लिख लो भाई रजिस्टर में, और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, if connected across two points having same value of potential, can be discarded. उसको हम लोग डिस्कार्ड या नेगलेक्ट कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज ब्रिजिंग एलिमेंट। ब्रिजिंग एलिमेंट इन केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। उसको हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था। कोई एलिमेंट, रेसिस्टेंस हो,
कैपेसिटर हो या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, इफ कनेक्टेड अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैन बी डिस्कार्डेड और नेग्लेक्टेड। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सच एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट एलिमेंट मतलब क्या? रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस विल बी यूजलेस इन द सर्किट। सर्किट में ये यूजलेस हो जाएगा। That is no current in resistance and no charge on capacitor। एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये याद रहेगा भाई। ये याद रहना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है रेसिस्टेंस 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 B पॉइंट, A पॉइंट, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। RAB क्या होगा? फाइंड RAB, that is equivalent resistance between point A and B। A and B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। आप सबको मालूम है, अगर किसी का क्लास छूटा हो तब भी उसको मालूम है कि भाई जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टेंस, मतलब एंड टू एंड कनेक्शन हो, तो उस कंडीशन में R1 है, R2 है, R3 है, इन तीनों के बदले में अगर एक यूज़ करना हो तो 10th क्लास में भी पढ़ा था कि R इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, तो R1 प्लस R2 और प्लस R3 ऐसा होता है भाई। और जब पैरेलल में होता है तो कौन सा फॉर्मूला काम करता है, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। यही सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेराइव भी किया था। तो सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला सबको मालूम है। सीरीज में पहचानने का कंडीशन है ये भाई कि ऑल रेसिस्टेंस शुड बी एंड टू एंड कनेक्टेड विदाउट एनी ब्रांचिंग इन बिटवीन। इन बिटवीन में कोई ब्रांचिंग ना हो, तभी ये सीरीज में समझा जाएगा। और पैरेलल में तब समझा जाएगा जब ऑल पॉइंट्स, जब दो ऑल रेसिस्टेंस जो हैं वो सेम ही 2 पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड हैं। मान लो ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो R1, R2, R3, ये R4, ये सब A और B के अक्रॉस ही कनेक्टेड हैं। अगर ये B पॉइंट है तो भाई ये भी B पॉइंट है, ये भी B पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना ज़रा। जब बीच में कोई एलिमेंट आया ही नहीं तो ये सब एक हैं, एक ही वायर है, सेम पोटेंशियल एवरीवेयर, तो ये सब एक हैं। जिस तरह से ये भी A होगा, ये भी A समझा जाएगा, ये भी A समझा जाएगा, ये भी A। जब तक ये डायरेक्ट कनेक्शन है तब तक सब सेम पॉइंट हैं। रेसिस्टेंस आ जाएं तो बदल जाएंगे पॉइंट। तो सीरीज पैरेलल में आइडेंटिफाई तो आप कर ही लेते हैं। अब इसमें जल्दी से कर लो काम, RAB निकालना है। बताओ कितना आया? कितना आया भाई, बताओ जल्दी।
भुवनेश कितना आया? भाई क्लास में रेगुलर होना ज़रूरी है, क्लास छूटेगा सब गड़बड़ हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको दिखा देता हूँ भाई। ऐसे और भी क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करा दूंगा, कोई बात नहीं है। तो सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना सबको मालूम है, फॉर्मूला सबको मालूम है। तो जब ये सब मालूम है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। फिर देखो जहाँ भी प्रॉब्लम हो, कल भी ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश करो। हमें नहीं पता लग रहा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, कैसे है कुछ पता नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में आपको रीड्रॉ करना चाहिए सर्किट को रीड्रॉ करना पता होना चाहिए। अभी सिमेट्री का एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें भी सर्किट को रीड्रॉ करना पता होना चाहिए भाई। देखो कैसे रीड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले बेसिक बात समझ लो भाई, माइंड में सेट कर लो कि जब भी हमें रीड्रॉ करने हैं तो कम से कम कॉम्प्लिकेसी रहे। ए पॉइंट ये है तो जहाँ रेसिस्टेंस आ गया तो दूसरा पॉइंट ए नहीं रहेगा, उसको नेमिंग कर दो भाई। तो ये हमारा मान लो, अब बी तो इधर है ही भाई, तो इसको कुछ अलग नाम दो। अलग नाम क्या दोगे भाई? तो अलग नाम देता हूँ मैं, कुछ भी पी मान लो दे दिया। तो अगर ये पी है तो ये वाला भी तो पी है, बीच में तो कुछ है नहीं, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं, ये भी तो पी है, बीच में कुछ नहीं है, ये भी पी है भाई, ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, और पी ही तो बी है। इट मीन्स ये सारे के सारे पी मतलब बी मिले। यहाँ से देखा तो अच्छा अलग रखने हैं, चलो उधर बी है इधर पी रख देते हैं, लेकिन यहाँ आते आते तक देखा ये पी ही बी है, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है, मतलब पी और बी दोनों सेम ही है। तो चलो भाई, बी नाम है ही तो बी और पी सेम ही हैं, ये ज़रा समझ लेना। तो ए पॉइंट से मैं 2 ओम को दिखाना चाहूँगा, तो ए से पी के बीच में कनेक्टेड है और पी ही बी है, ये भी पता लग चुका है। तो चलो भाई ये 2 ओम में दिखा दिया, 3 ओम को दिखाओ, 4 ओम को दिखाओ। तो 3 और 4 एंड टू एंड कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला तो भाई सीरीज में है, ये दोनों तो सीरीज में है, क्योंकि ये एंड टू एंड कनेक्टेड है विदाउट एनी, इनके बीच में थोड़ी ना कोई ब्रांचिंग हुआ है, नहीं हुआ। ये तो दो कम से कम ऐसे हैं, ये 3 ओम और ये 4 ओम बिल्कुल। ये हमारा ये कौन सा पॉइंट है भाई? तो ये पी पॉइंट है, कोई बात नहीं। ये कौन सा पॉइंट है भाई? तो देख रहे हो ये पी पॉइंट है, और ये जहाँ कनेक्टेड है वो भी पी ही पॉइंट है, इसलिए ये दोनों हैं तो ज़रूर सीरीज में। 7 ओम यानी कि पी और पी के बीच में है 7 ओम। अरे भाई पी और पी मतलब वीपी अगर मान लो 2 वोल्ट है तो ये भी तो वीपी 2 ही वोल्ट है, तो ये क्या होगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। मतलब ये कुछ भी हो, दोनों का इक्विवेलेंट दैट इज़ यूजलेस। क्यों? क्योंकि ये पी और पी के क्रॉस कनेक्टेड है, और पी तो सेम ही है भाई। अगर ये 3 वोल्ट है तो ये भी तो 3 वोल्ट है, ये भी 3 वोल्ट, कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो आया नहीं कहीं। 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट। अब ये 3 वोल्ट ये 3 वोल्ट के क्रॉस कनेक्टेड हो 7 ओम, इधर भी 3 वोल्ट इधर भी 3 वोल्ट, बीच में है 7 ओम, तो भाई कितना करंट चलेगा इसमें? तो पोटेंशियल डिफरेंस है 0 डिवाइडेड बाई 7, 0 एम्पियर करंट। ये तो वही वाली बात हो गई भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज वाली बात हो गई। ये वाला बात हो गया कि ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो कि ऐसे 2 पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड है जो कि सेम ही पोटेंशियल पे हैं, तो डेट कैन बी डिस्कार्डेड। और वही हाल इसका भी होगा। देखो ये भी 5 ओम पी और पी के क्रॉस ही कनेक्टेड है, तो ये भी है यूजलेस, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया भाई। तो ए है और बी है। देखो 7 ओम जो है वो 7 ओम जो ये कनेक्टेड था वो पी और पी, मतलब ऐसा समझ लो ये ऐसे कनेक्टेड है 7 ओम, 7 ओम पी और पी के क्रॉस कनेक्ट। 5 ओम भी ऐसे ही है भाई, 5 ओम भी जो है वो पी और पी के क्रॉस कनेक्टेड, तो ये दोनों बेकार हो गया। तुम्हें तो भाई पी और बी यानी कि बी और ए के बीच का इक्विवेलेंट चाहिए था। तो इक्विवेलेंट चाहिए था, समझो कि ऐसे हमने सेल लगाएंगे। अगर हम लोग ए और बी के बीच में सेल लगाएंगे, ए और बी के बीच में अगर सेल लगाया तो इसमें कितना करंट चलेगा भाई? तो ये जो सेल लगाएंगे वो सिर्फ इस 2 एम्पियर में करंट भेजेगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। इसलिए इक्विवेलेंट क्या है ए और बी में? सिर्फ 2 ओम है। सो आर ए बी इज़ 2 ओम, यही आंसर हो जाएगा। हमने इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ ड्रॉ करके देख लिया।
ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, ये भी वही हाल है। हटाओ भाई। अगर तुम मान लो ये 3 होते हैं ना स्विच में, अब तुम क्या करो, एक बल्ब लाओ और इस बल्ब के 2 एंड जो हैं इसको एक वायर इसी में डालो और दूसरा वायर जो तुम इसमें डालते हो वो भी इसी में डाल दो, बल्ब ग्लो हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसको 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं मिलेगा। यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है भाई। और जब एक ही में तुमने कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब इसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिला ही नहीं, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यूजलेस हो जाएगा। समझ गए? तो वैसे ही ये है, ये भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और ये सिर्फ ऐसे चलेगा। इसका करंट यहाँ सेल से निकलेगा ऐसे, सेल से करंट निकला ऐसे ऐसे ऐसे, उधर जाना नहीं है, ऐसे ऐसे करंट चलेगा। समझ में आया? ओनली 2 ओम इज द रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी बोले या पी। मतलब इधर से मैं शुरू करता तो एक्चुअली पी नहीं लिखता, बी ही लिखता, क्योंकि बी है, ये भी बी है, तो इसको भी मैं बी ही लिखता, इसको भी बी ही लिखता, इसको भी बी ही लिखता, इसको भी लिखते हुए बी आता। अच्छा भाई ये भी तो बी है, हाँ भाई ये भी बी है, हाँ भाई ये भी बी है, ठीक है भाई। तो ये ए और बी के क्रॉस है, और ये सारे बी और बी के क्रॉस, बी और बी के क्रॉस नेगलेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो भाई। ये तो इसी पॉइंट का मैंने दिखाया। When can we neglect a group of resistor or single resistor when it is connected across same potential points? 2 पॉइंट के क्रॉस, देखो भाई कोई रेसिस्टेंस है तो 2 पॉइंट के क्रॉस तो कनेक्ट हो गए, एक इधर वाला एंड, एक इधर वाला एंड। अब ये भी 10 वोल्ट पे हो, ये भी 10 वोल्ट पे हो, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ वो 0 वोल्ट हो गया। क्यों भाई? पोटेंशियल डिफरेंस अगर ए और बी के क्रॉस है तो VA माइनस VB 0 वोल्ट है, और जब 0 वोल्ट है तो करंट तो होगा नहीं, करंट तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R, और पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है भाई, तो करंट हमारा 0 रहेगा। तो हम लोग इसको डिस्कार्ड कर देंगे। बोलो भाई, समझ में आया? भुवनेश क्लियर हुआ तुम्हारा? यस सर। रिया क्लियर है? तान्या क्लियर होगा? तान्या तुम क्लास के बाद मेरे से फ़ोन करना भाई, तुम्हारा 1-2 क्लास मिसिंग हो रहा है, क्लास के बाद ज़रा कम्युनिकेट करना, क्लास के बाद, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। सिमेट्री एनालिसिस देखें, इस पे और क्वेश्चन करा दूं? एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलो डिस्कार्ड करने वाले पे एक क्वेश्चन और करो। तो चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। सीरीज पैरेलल तो समझ ही जाते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। भाई ले लिया, ठीक है भाई। ऐसे 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 चलो इसी को सॉल्व करना चाहते हैं। ए बी के बीच में सारे रेजिस्टेंस आर हैं। फाइंड आर ए बी, ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट इफ all are resistance of value 2 ohm। चलो भाई 2 ohm 2 ohm 2 ohm है, सारे के सारे 2 ohm हैं, तो निकालने हैं ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट। जल्दी से निकाल दो भाई। और एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सबको व्हीटस्टोन ब्रिज का भी पता है।
इसमें भी वही करने हैं, आर ए भी निकालने हैं। कुछ लिखा हुआ नहीं है तो सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। A, B, C, find R, A, B and ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि क्लास में करा दूँ ताकि आप और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। आपको 3 बात पे ध्यान रखने हैं। सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, नेगलेक्ट कर सकते हैं क्या? क्या कोई ऐसा नेग्लिजिबल है क्या? कोई नेग्लिजिबल एलिमेंट मिल जाए, एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट मिल जाए तो उससे क्या होगा? छोटा हो जाएगा, सर्किट छोटा हो जाएगा। जो नेगलेक्ट कर दिया हटाओ उसको, बाहर दूर करो भाई। और क्या उसके बाद क्या देखना चाहिए भाई? सबसे पहले तो तुम्हें नेगलेक्ट करने वाला, डिस्कार्ड करने वाला देखना चाहिए, यानी नोट वाला पॉइंट, क्या कुछ डिस्कार्ड हो सकता है। दूसरा क्या देखना चाहिए भाई? तो फिर हम लोग देखते हैं सीरीज या पैरेलल देखते हैं। चलो, नेगलेक्ट करने के बाद भी हम लोग देखते हैं ना, नेगलेक्ट करने वाला देखने के बाद सिमेट्री देखते हैं, जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, करूँगा। सिमेट्री एग्जिस्टेंस हम लोग देखें कि भाई कोई सिमेट्री तो नहीं दिख रहा, और ये भी ना दिखे तब आप देखो कि कहीं सीरीज़ पैरेलल मिल जाए। अब बिल्कुल ही सिंपल तो आएगा नहीं तुम्हारे पास कि अच्छा भाई सीरीज़ में है निकाल दो, पैरेलल में निकाल दो, ऐसे थोड़ी होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज देखो, कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, यानी कि सर्किट रीड्रॉ करने पड़ेंगे। और जब कुछ भी नहीं होता है ना, जब कुछ भी काम ना आए, तो हम लोगों के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, डेल्टा स्टार कन्वर्जन। लेकिन क्या है ना कि ये वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में। डेल्टा स्टार कन्वर्जन तो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। जहाँ लोग फंसते हैं वहाँ पे डेल्टा स्टार कन्वर्जन काम करता है, बट दिस इज़ नॉट इन सीबीएसई सिलेबस। एंट्रेंस में है तो एंट्रेंस में मैं करा दूँगा, लेकिन अभी की ज़रूरत ये नहीं है। जो काम करना है इधर से करने हैं। और कई बार हमें किरचॉफ्स लॉ भी लगाने पड़ते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये भी है एक तरीका। तुम्हें जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में, वो इस में से पूछे जाते हैं, इसलिए ये इतना तो पक्का जानने हैं आपको रेगुलर क्लास में। तो कोई नेगलेक्ट करने वाला एलिमेंट मिल जाए। क्या यहाँ पे कोई नेगलेक्ट करने वाला मिल रहा है? क्या कोई दिख रहा है जिसको कि हम लोग नेगलेक्ट कर पाएँ? बोलो भाई, क्या इसमें ऐसा कुछ भी दिख रहा है जो नेगलेक्ट कर पाए? कोई रेजिस्टेंस दिखा तुम्हें? भाई आवाज़ तो आ रही है। नहीं मिला सर। नहीं मिला। ये वाला क्या, ये नहीं मिला? अरे बोलो भाई, लास्ट एलिमेंट
ये बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये वाला भी बी है और यहाँ तक बी है। हाँ, इसके आगे बी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके आगे कुछ और है। चलो भाई सी है तो ये वाला भी सी है। चलो ये वाला सी नहीं है तो ये डी है, यहाँ तक डी है। चलो ये वाला डी भी नहीं है भाई, ना डी है ना सी है ना बी है, ये चलो ई कर देते हैं, ये ई है। और ये दोनों तो भाई सीरीज में हैं। क्या कहना है, ए और डी में दो रेसिस्टेंस सीरीज में हैं कि नहीं है? तो ये दोनों मिल गए हमें सीरीज में दिख गए। ये वाला नेग्लिजिबल हो गया, डिस्कार्ड कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। भुवनेश अब दिखा, अरे एक तो नेग्लेक्ट कर पाएंगे। तनिष्का क्लियर हुआ तुम्हें? तरुण हाँ तो ठीक है भाई, एक तो निकल गया। तो हमें देखना ये चाहिए, कहीं साइड में लिख लेना। सबसे पहले आप तुरंत सीरीज पैरेलल ढूंढने लग जाते हो तो सबसे पहले ढूंढना चाहिए क्या नेग्लेक्ट कर पाएंगे। नेग्लेक्ट करने वाला मिल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा भाई, ये नेग्लेक्ट ये नेग्लेक्ट ये नेग्लेक्ट। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था, सब तो नेग्लेक्ट ही तो हो रहे थे, इस वाले में देख रहे थे, और ये दोनों नेग्लेक्ट हो गए थे, ये वाला भी। तो आप जैसे देखेंगे अरे ये तो बेकार है, ऐसा लगा, ये तो डायरेक्ट कनेक्शन जहाँ मिल गया ये तो बेकार हो गया, ये बेकार हो गया, यूजलेस। तो फिर तो ये आराम से सिर्फ तो यही है, बी करते हुए बी यहाँ आ गए और ए और बी के क्रॉस 2 ओम है भाई, तो ऐसे कर सकते थे। तो अभी इस वाले में एक तो कम से कम नेग्लेक्ट करने वाला मिला। चलो भाई बी पॉइंट ये शिफ्टेड यहाँ तक आ गया बी पॉइंट। अब जरा हम लोग सर्किट को करें रीड्रॉ। मैं इन पॉइंट्स को हटा रहा हूँ भाई। अब यहाँ पे मैं रीड्रॉ करूँगा सर्किट को। सर्किट को रीड्रॉ करने के लिए नेमिंग करना ज़रूरी होता है। नेमिंग करोगे तभी तो तुम्हारा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, जैसे जैसे है वैसे वैसे प्लॉट करते जाना है। तो देखो भाई यहाँ पे हम लोग बात करें, ये ए पॉइंट दिखाएंगे और ये दोनों का सीरीज रेजिस्टेंस दिखाएंगे और डी पॉइंट आ जाएगा, यानी आर प्लस आर मिल करके हो गया है ये 2R बन चुका है। कोई परेशानी नहीं है इसमें, सीरीज में है इसलिए आर इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो आर प्लस आर 2R बन जाएगा, क्योंकि सारे तो आर ही थे। ठीक है भाई, डी पॉइंट। अब डी पॉइंट से देखो ये इनका अगर नेमिंग मैं कर दूँ 1 नंबर 2 नंबर, तो 1 2 कहीं 2 ओम मत समझ लेना भाई, कोई बात नहीं है। इसको टिक मार दिया तो डी और ई के बीच में टिक मार रेसिस्टेंस है, टिक मार रेसिस्टेंस हो गया डी और ई के बीच में। ठीक है भाई, डी और सी के बीच में क्रॉस वाला रेसिस्टेंस है, तो डी और सी के बीच में क्रॉस वाला रेसिस्टेंस है, बिल्कुल ठीक है भाई। और सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में सर्कल वाला रेसिस्टेंस है, तो सी और ई के बीच में हमने सर्कल वाला रेसिस्टेंस डाल दिया। रेफरेंस दिखा रहे हैं बस। ठीक है भाई, सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है, मान लो डैश वाला, तो सी और बी में, तो सी और बी में एक डैश वाला रेसिस्टेंस डाल दिया हमने सी और बी के बीच में। और एक चीज़ और ध्यान रखने हैं कि जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस निकालने हैं इक्विवेलेंट, उनको तो बिल्कुल ही चेंज नहीं होने देना है, उन दोनों को तो फिक्स कर देना है। समझो कि जो सेल लगेगा, सेल तो भाई इन्हीं के क्रॉस लगाने हैं, ए और बी जिसके क्रॉस निकालने हैं उनको फिक्स रखने हैं, बाकियों को रिड्यूस करो, एक को तो भगा दो, नेगलेक्ट हो गया, बाकियों का देखेंगे, ये दोनों का एक कर दिया, डी और ई के बीच में टिक वाला लगा दिया, डी और सी के बीच में क्रॉस वाला, डी और सी के बीच में क्रॉस वाला, सी और ई के बीच में सर्कल, सी और ई के बीच में सर्कल हो गया, सी और बी के बीच में ये डैश, सी और बी के बीच में डैश, ई और डी के बीच में ये है क्या भाई, तो ये डबल डैश। तो ई और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया डबल डैश वाला। ठीक है भाई, और ये बी के बीच में तो लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा सकते हो भाई, ये वाला रेजिस्टेंस ये तो डिस्कार्ड कर चुके हम लोग, ये वाला है डिस्कार्डेड। दिखाना तो ऐसे दिखा दे, अब बी और बी के बीच में ही कनेक्ट ही किया है तुमने, तो ये तो वैसे ही डिस्कार्डेड हो गया। हमें चाहिए था ए और बी के क्रॉस में, मतलब जो सेल लगेगा वो इस तरह से समझो लगेगा। अब इसके बदले में एक चाहिए, तो दिख रहा है एक व्हीटस्टोन ब्रिज। डी से देखो 2 ब्रांच आए, बी से 2 ब्रांच आए, आपस में मिले हुए हैं, तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है कि नहीं। डी से ई
और डी से सी और सी और ई में, और इधर हमारा ई से बी और ये ऐसे। तो यहाँ ई है, यहाँ सी है, और यहाँ डी है, और यहाँ पे बी है। इसलिए एक ये व्हीटस्टोन ब्रिज मिला। मिला कि नहीं मिला? बोलो भाई, मिला कि नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज? चलो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज मिल गया, अच्छी बात है भाई। जब व्हीटस्टोन ब्रिज मिल गया तो अब जरा देखा जाए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बैलेंस्ड है। तो भाई ये भी आर, ये भी आर, तुम भी आर, तुम भी आर, तुम भी आर, सब तो हैं आर। तो जब आर ही सब हैं तो फिर तो आर अपॉन आर वन रेशियो है, तो इसलिए इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। और जब ये नेगलेक्ट हो जाए तो सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लो भाई। नेगलेक्ट कर दिए तो उसको दूर भगाओ, और ये आर और आर सीरीज में हो जाएंगे। ये आर आर सीरीज में, क्योंकि ये बीच में से नेगलेक्ट कर दिया तो इसको मैं हटा देता हूँ, हटा दिया। अब ये दोनों आ गए सीरीज में, ये दोनों आ गए सीरीज में। अब जब ये दोनों सीरीज में आ गए तो अब तो काम हो गया आसान। ये R और R का बन गया 2R, ये R और ये R का भी बन गया 2R। इसलिए इक्विवेलेंट दिखाएंगे A 2R, D पॉइंट 2R, ये है B पॉइंट, इधर से भी R R 2R हो गया। अब देखो ये 2R और 2R पैरेलल में है, और 2R का पैरेलल में कनेक्शन कर देंगे और इससे हमें मिल जाएगा। ये है 2R D पॉइंट के क्रॉस, और 2R जो है वो पैरेलल में बन गया R, पैरेलल में बन जाएगा R। 2R का R होता है पैरेलल में भाई। कैसे होता है वो आप निकाल लो। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R, दैट इज कितना हो गया भाई? तो 2/2R मीन्स 1/R, सो R इक्विवेलेंट इज R। तो वो हम लोग निकाल लिए। आप निकाल लोगे तो R आ गया। तो अब A और B जिसके क्रॉस निकालना था, एक आ गया 2R वाला, और ये दोनों मिलके बन गया है पैरेलल में R। तो इसलिए ये अब डायरेक्ट ऐड होगा, क्योंकि अब ये सीरीज में बन गए। तो इसलिए RAB क्या मिल गया भाई? तो RAB 2R प्लस R है, डैट इज इक्वल टू 3R इज द आंसर। 3R इज द आंसर। और R का वैल्यू 2 ओम है, तो ये 3 इंटू 2 दैट इज 6 ओम हो जाएगा। 6 ओम हो जाएगा। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ, नोट कर लो इसको। क्या डाउट है पूछ लो। अर्नव डाउट बताओ भाई, क्या है इसमें? बोलो भाई। चिराग, तुम्हारा क्या डाउट है? कोई बोल ही नहीं रहा। डाउट नहीं है इसमें? अच्छा, टेस्ट का डाउट था क्या? टेस्ट का डाउट को अभी साइड में रखें, पहले इसको तो कर लें। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसको आगे बढ़ें, या किसी को डाउट है तो पूछ ले भाई। कोई तान्या, तुम्हारा तो डाउट होगा इसमें। तान्या, आवाज आ रही है? यस सर। इतना देर के बाद बोलते हो भाई। तुम्हें क्या पूरा क्लियर हुआ?
शाश्वत, कोई डाउट नहीं इसमें भाई। जिसके भी वीडियो अगर छूटे हों ज़रूर कवर कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया, सबने लिख लिया, ट्राई किया था। अब ज़रा इस वाले क्वेश्चन को करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन को, इसको करो भाई। ये था क्वेश्चन, इसमें भी सारे आर हैं, हमें निकालना है ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जल्दी निकाल लो, जल्दी ट्राई करो एक बार। कुछ आया? चलो भाई मैं बता देता हूँ फिर। देखो भाई, इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। भाई ये वेरियस टाइप के क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादातर मुझे बताना ही पड़ेगा। फिर आप होमवर्क में या दूसरे बुक से करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो रीड्रॉ द सर्किट। रीड्रॉ करने में मैंने बोला कि नेमिंग कर ले भाई पहले। ये ए है तो क्या ये वाला ए होगा? अगर ये वाला ए है तो क्या इसको भी ए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो इसको कुछ और लिख दो भाई। बी तो मत लिखो, बी तो अलग है ही, तो इसको पी लिख दिया। अब पी ये है तो ये क्या पी हो जाएगा? ये भी नहीं पी होगा, तो ये क्या करते हैं, एम कर देते हैं। चलो ये पी है, ये एम भी तो नहीं होगा, एम से बीच में आ गया रेसिस्टेंस, तो ये मान लो एन है। चलो ठीक है भाई। अब तो सबका जंक्शन का हमने नाम लिख दिया, जंक्शन के नेमिंग कर दिए। अब इस सर्किट को रीड्रॉ कर लो। रीड्रॉ कैसे करोगे भाई? अरे भाई ऐसे देखने से पता नहीं लग रहा है सीरीज है, पैरेलल है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या है। तो इसको छोड़ा, इसको ए को उठा के ऐसे करो, ए को उठा करके ऐसे कर सकते हैं। कर लेंगे तो कुछ ज़्यादा दिखने लग जाएगा। अगर ए को उठा करके हम लोग फेंक दें इधर, तो ये ए बेचारा इधर ऐसे हो जाएगा और इसके साथ रेसिस्टेंस ये हो जाएगा। मान लो ये टिक वाला रेसिस्टेंस था, तो टिक वाला यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ये पी पॉइंट, और ये पी के साथ ये रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। और ये वाला तुम्हारा एम वाला पॉइंट है, ये वाला एन वाला पॉइंट है, और ये जो रेसिस्टेंस पी के साथ ये जो सर्कल वाला है और ये जो ट्रायंगल वाला है, वो तुम्हारा सर्कल वाला ये आ गया, ट्रायंगल वाला ये आ गया। ठीक है भाई। अब देखोगे एम और एन में ये वाला रेसिस्टेंस, ये वाला एज इट इज यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें, और ए और बी वाला जो था वो तो हमारा रहेगा ही भाई। ये बस यहाँ से उठा करके हमने क्या किया, इसको फेंक दिया ऐसे, ये वाले को हमने उठा के ऐसे फेंक दिया। ऐसे जो इसको थ्रो किया इधर, तो ए इधर आ गया और ये वाला टिक वाला रेसिस्टेंस यहाँ आ गया और ये पी पॉइंट आ गया, इस तरह से बन गया। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। जब ये दोनों इक्विवेलेंट है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है भाई। इसको जैसे ही उठा के फेंका तो देखो ये वाला इतना पोर्शन, कितना पोर्शन, ये वाला जो है तुम्हारा, ये रेसिस्टेंस ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला रेसिस्टेंस और ये ग्रीन वाला रेसिस्टेंस, ये तीनों ग्रीन वाले फेंक करके ऐसे बन जाएंगे। ये एक फर्स्ट ग्रीन वाला, तो इधर ग्रीन वाला और ये ग्रीन वाला, ऐसे बन जाएंगे। बाकी तो रह गया, बाकी वाइट वाला रह जाएगा। बोलो ये क्लियर हुआ? तो अब ये बन गया एक व्हीटस्टोन ब्रिज अक्रॉस पी एंड बी। तो ए फिर से रिड्रॉ करेंगे, तो ए इससे बना एक रेसिस्टेंस और ये टिक वाला, और ये बना ये पी पॉइंट, और इससे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बिटवीन पी एंड बी बना हुआ है। और ये सारे रेसिस्टेंस जब आर आर थे तो अगेन बैलेंस कंडीशन है, और बैलेंस कंडीशन आर अपॉन आर वन, इसलिए बैलेंस है, तो ये नेगलेक्ट। और इसलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे,
तो स्कूल में ऐसे ही दिखाओगे, ये आर एज इट इज़ है भाई, ये टिक वाला आर तो हमारा एज इट इज़ है और ये पी पॉइंट है, और इसका दिखाएंगे तो ये ऊपर वाला क्योंकि यहाँ नेगलेक्ट हो गया तो ये ऊपर वाला आर प्लस आर 2r हो जाएगा सीरीज में है, और ये आर और आर 2r सीरीज में है भाई, तो ये भी हो जाएगा 2r क्योंकि दोनों आर सीरीज में थे, और ये है बी पॉइंट। अगेन ये 2r जो हो गए वो पैरेलल में हो गए, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो ये वाला r है और ये P पॉइंट है, और यहाँ पे R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या मिलता है भाई, तो R मिलता है। तो R और R मिल जाएगा सीरीज में, और ये हो जाएगा RAB इज़ इक्वल टू 2R, R प्लस R 2R। इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएंगे। 2R का R होता है ना पैरेलल में, याद रखना कभी भी रेसिप्रोकल वाला जब फार्मूला अप्लाई होता है ना, देखो रेसिप्रोकल वाला जब फार्मूला अप्लाई होगा, मान लो पैरेलल में रेसिस्टेंस के लिए रेसिप्रोकल वाला फार्मूला जब भी अप्लाई होता है तो जो रेसिस्टेंस आता है इक्विवेलेंट वो क्या आता है भाई, तो ये देखो R1 R2 एलसीएम हो गया, और ये क्या बन गया भाई, तो R2 प्लस R1 हो गया। इसलिए R पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या आया, तो वो आया R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इट मीन्स जब भी रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज होता है तो इक्विवेलेंट क्या आता है भाई, तो इक्विवेलेंट आता है प्रोडक्ट ऑफ द रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम। दो रेसिस्टेंस हैं या दो कैपेसिटेंस हैं तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम, ये होता है। इसको लोग शॉर्टकट में याद रखते हैं भाई, जब भी दो पैरेलल में होंगे रेसिस्टेंस और रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट जो आएगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम। तो वही समझ करके मैंने भी कर दिया भाई, समझो कि 2R है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम हो गया 4R, तो इससे क्या मिला, R मिला, R इक्विवेलेंट हमें R मिल गया, 4R² अपॉन 4R इज R। तो आप चाहें तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम वाला समझ सकते हैं, आप चाहें तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे भी करते करते याद हो जाता है कि अगर दो इक्वल रेसिस्टेंस होंगे तो हाफ हो जाता है इक्विवेलेंट, 2R है तो हाफ हो गया R होता तो इक्विवेलेंट R/2 हो जाता, क्योंकि जब R होता तो R इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस R हो जाता, यानी R² डिवाइडेड बाई 2R हो जाता, तो R/2 है। जितना एक पैरेलल में अगर इक्वल वैल्यू के होते हैं तो हाफ हो जाते हैं। तो ये सब शॉर्टकट अपने आप याद हो जाएंगे भाई। अभी के लिए तो ये याद रखो, जब भी रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज़ होगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम, तो यहाँ पे भी समझो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम किया तो R मिल गया, 2R का R मिल गया, और R मिल करके सीरीज में हो गए, इसलिए ये 2R इक्विवेलेंट आ गया हमारा 2R। कोई डाउट है तो बताओ, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ भाई। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक या कोई प्रॉब्लम है? तरुण बोलो, तरुण जी बोलेंगे क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा आगे। सर्किट को हमने रीड्रॉ कर दिया और इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज नज़र आया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन देखा था भाई। रेसिस्टेंस R1 R2 R3 मीन्स लेफ्ट वाले का लेफ्ट वाले से रेशियो, राइट वाले का राइट वाले से रेशियो जब सेम होता है तो बैलेंस्ड होता है, या अप वाले का तो बैलेंस्ड हुआ तो इसको करेंगे डिस्कार्ड। ये जब डिस्कार्ड हो गया तो ये बन गया और ये बन गया तो ये आया। इस तरह से सर्किट को जब सॉल्व करते हैं तो रीड्रॉ करते रहते हैं और लास्ट में सिंपल कर जाते हैं। मीन्स जिन दो पॉइंट के अक्रॉस निकालने हैं उनको डिस्टर्ब मत करो, ए और बी है बस, इसको गायब नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये समझ में आ जाएगा तुम्हें ज़्यादा। फिलहाल एक पॉइंट को हमने थ्रो किया तो ये ग्रीन वाला पोर्शन उठ करके उधर ऐसे फेंक दिया गया, कनेक्शन सब वही है, बस इसको इधर करके देखेंगे तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज नज़र आएगा।
नज़र आया, उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। तो अब ज़रा हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन पे फोकस करें। ये था थर्ड वाला क्वेश्चन। चलो भाई इसको फोकस किया जाए। ये थर्ड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। चलो भाई ये थर्ड वाला क्वेश्चन को अब सॉल्व करने हैं। RAB, दो क्वेश्चन है इसमें, RAB एंड RAC निकालने हैं। RAB एंड RAC निकालने हैं। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस लगा लिए होते तो इसको नेग्लेक्ट कर देते, वैसे भी करते कि नहीं। अगर यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस ऐसे ऐसे लगा दिए जाएं तो इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे कि नहीं। ये इससे ज्वाइंट है तो भाई इसलिए नेग्लेक्ट करेंगे कि ये अगर हमारा ध्यान देना, ए पॉइंट कहाँ तक जा रहा है जरा इसको देखा जाए। ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये भी है, ए पॉइंट ये भी है, क्योंकि ये इस तरह से विदाउट एनी रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ए पॉइंट ये भी है, तो ये ए पॉइंट ये भी है भाई, और ए ही भी है। जब ए डायरेक्ट ऐसे कनेक्टेड है तो ये सारे ही नेगलेक्ट हो जाएंगे और RAB जो हमें निकालना होगा वो आएगा 0। नहीं समझ में आया? चलो नहीं समझ में आया तो सबसे पहले तो ये देखो कि हम लोग पहले तो ये ग्रीन वाला जो है वो हटा देता हूँ भाई। ग्रीन वाला रहे ना, ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन था भी नहीं, तो इसको मैंने हटाना है। चलो ये ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। वैसे ये रहता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट विल रिमेन सेम। अभी जो है बस उतना ही करें, कॉम्प्लिकेसी को ना बढ़ाएं, ठीक है यहाँ तक। अब मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें कि ये ए पॉइंट है तो भाई ये भी तो ए है, कहाँ बीच में आया कुछ भी, डायरेक्ट कनेक्शन है। 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, कोई कनेक्शन नहीं बीच में, ये भी 2 वोल्ट है। तो इसका मतलब ए जो है वो बी तक पहुंच गए। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, इसका मतलब ए ही है बी। तो मान लो ए बी, तो ये ए ही तो है, ये भी तो ए ही हुआ और यही बी हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इससे तुम इधर रेसिस्टेंस लगा दिए, इधर रेसिस्टेंस लगा दिए, इधर रेसिस्टेंस लगा दिए, आपस में कुछ कर दिए, और इधर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ए और बी के अक्रॉस जैसे ही तुम सेल लगाओगे ना, जैसे ही तुम सेल लगाओगे तो ये क्या करेगा, ये हमारा ऐसे करंट जाएगा, इधर से कुछ भी नहीं जाएगा, इधर से कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिना रेसिस्टेंस का ये डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ऐसे जाएगा। रेसिस्टेंस वाला पाथ क्यों पकड़ेगा जब हमें बिना रेसिस्टेंस वाला है? ये दोनों समझो एक हैं, समझो ऐसे ए ही बी है, और इसके बाद आप तुम ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो भाई अपना करंट ऐसे भेजेगा और ऐसे चला जाएगा, उधर नहीं जाएगा, इसी में चला जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 0 है। ए ही बी है, बी ही ए है, तो ए और बी के बीच में जब भी सेल लगाओगे तो करंट ऐसे पाओगे। इन सब रेसिस्टेंस में कोई नहीं, ये सारे बल्ब बेकार रहेंगे, क्योंकि यहाँ से करंट ऐसे आएगा और चुपके से ऐसे चला जाएगा। कोई बल्ब इसको मिला ही नहीं, कोई बल्ब मिला ही नहीं, करंट ऐसे चला जाएगा, कोई बल्ब में गया ही नहीं, सारे बल्ब बेकार के बेकार लटके रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो ऑल द रेसिस्टेंस विल बी डिस्कार्डेड। ए और बी सेम पॉइंट हैं और सेम पॉइंट कैसे? इलेक्ट्रिकली कैसे भाई समझे? सिंस ज्वाइंट विदाउट एनी रेसिस्टेंस इन बिटवीन, ए और बी में कोई रेसिस्टेंस नहीं है,
ए और बी के बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। ए और बी ये हैं, ए और बी के बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। जो रेसिस्टेंस है इधर ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए, तो इस पर थोड़ी आया कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो अब जब भी सेल लगाओगे तो डायरेक्ट करंट ऐसे जाएगा, किसी बल्ब में नहीं जाएगा, किसी बल्ब में नहीं जाएगा, और सारे के सारे बल्ब बेकार। तो ऑल रेसिस्टेंस नेगलेक्ट हो गए और ये आ गया 0। हेंस ऑल रेसिस्टेंसेस आर नेग्लिजिबल। सबको नेग्लिजिबल मतलब नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल वैल्यू। हेंस ऑल रेसिस्टेंस क्यों, क्या हो गया भाई? ठीक है, लिख लो भाई इसको, ऑल रेसिस्टेंसेस आर नेगलेक्टेड। नेगलेक्ट कर दिया। ये समझ में आया? हम लोग RAB लाए हैं, अभी RAB सॉल्व करना चाह रहे थे, जिसमें कि A और B सब देखा, अरे एक ही बन गए, एक ही बन गए तो नो रेसिस्टेंस है। बोलो भाई, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे इस तरह से। तान्या क्लियर हुआ? तान्या को क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अगर क्लियर हो गया है तो अब RAC निकालेंगे। RAC इसको नोट कर लिया। अब RAC को जरा सॉल्व किया जाए, RAC निकाला जाए। RAC चाहिए था, तो मैं इस सर्किट को फिर से इधर इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। ये ऐसे था क्वेश्चन भाई, सर्कुलर था, जिसमें कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, यहाँ रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस। C पॉइंट ये है, A पॉइंट ये है। तो ये A ही A है, सॉल्व किया जाए। पर्पस है RAC निकालना। तो जल्दी से एक बार भाई सोच लो। अभी के डिस्कशन से ये तो क्लियर पता लग रहा है तुम्हें भाई कि ये A है तो ये भी A है, ये भी A है, और यहाँ तक तो भाई A है, यहाँ तक A है, यानी ये जो B पॉइंट दिख रहा था वो भी A ही है। हमें चाहिए A और C के क्रॉस, A और C के क्रॉस चाहिए। इसका मतलब A और C को फिक्स्ड समझो। हमें समझो सेल का कनेक्शन A और C के क्रॉस डालने हैं। अब बाकी रेजिस्टेंस को रिड्यूस करके लाओ। A और C हमारा फिक्स्ड हो गया। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने हों तो क्या कर सकते हैं भाई? तो देखो क्या कर सकते हैं, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। हमें नहीं पता लग रहा सीरीज पैरेलल क्या है क्या नहीं है। एक चीज़ जरूर पता लग रहा है, इस सेल को मत समझना, अभी सेल को समझना नहीं है। सेल नहीं है भाई, सेल तो मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से A और C के क्रॉस निकालने हैं तो क्या करें, A और C के बीच में मान लो ये टिक वाला है, तो मैं C दिखा रहा हूँ यहाँ पे, A दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और ये टिक वाला जो है रेजिस्टेंस वो भी दिखा दे रहा हूँ। चलो भाई टिक वाले लग जाओ ऐसे। A और C के बीच में जॉइंट है, ठीक है। इसको जो डायरेक्ट कनेक्टेड है ना उसको साइड कर दो, ठीक है भाई। डायरेक्ट कनेक्टेड है उसको हमने साइड कर दिया। अब देखो A और C में ये 1 रेजिस्टेंस R1
ऐसा बोल देता हूँ R1 है, R2 सब तो R ही है। क्वेश्चन में अगर अलग अलग ना दिया जाए तो सब R है। ये R5, तो मैंने ये जो टिक वाला दिखाया मतलब R4 दिखाया, R4 नीचे चला गया। R1 क्या है? A और C के बीच में। R1 है A और C के बीच में, दिखा दिया। R2 भैया, R2 तुम भी तो A और C के बीच में हो। हाँ भाई मैं भी तो A और C के बीच में हूँ। R3 भैया आप किधर हो? तो A और C के बीच में हूँ। तो ठीक है भैया, इसको भी दिखा दो, R3 को A और C के बीच में। R5 भैया आप कहाँ हो? तो मैं तो A और A के बीच में हूँ, मैं तो A और A के बीच में हूँ। अच्छा भैया, तो A और A के बीच में हो तो हो जाओ ऐसे, A और B के बीच में है, हो जाएंगे ऐसे, कोई परेशानी थोड़ी है। तो A और A के ही बीच में हो तो रहो भाई ऐसे। तो जहाँ A और A के बीच में आया तो वैसे ही इसको नेगलेक्ट कर देंगे। जब A और A के बीच में हो मतलब मैं सेल लगाने जाऊंगा A और C के बीच में। देखो यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर दूँ। जब A और C के बीच में मैं सेल लगाने जाऊंगा भैया, तो A और C के बीच में जब हमें इक्विवेलेंट निकालना है A और C के बीच में, तो A और C के बीच में जब सेल लगाएंगे तो ऐसे देखेंगे कि अरे ये तो पैरेलल में हैं और ये भी पैरेलल में है। देखो ये R4 जो है वो भी A और C के बीच में है, R4 भी A और C के बीच में है, तो ये भी पैरेलल हो गया। ये 4 पैरेलल हो गए हैं। सिर्फ R5 क्या कह रहा है? मैं तो भाई A और A के बीच में हूँ। तो भैया जब A और A के बीच में हो तो रहो। तो यहाँ से जब करंट चलेगा ऐसे, तो ये इसमें जाएगा करंट, इसमें जाएगा करंट, इसमें जाएगा करंट, इसमें जाएगा करंट, और इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो I1 चलेगा, I2, I3, I4। ये I4 ऐसे चलते चलते इधर आएगा I4, ये I3 इधर से चलते चलते ये आ जाएगा I3, ये I2 इधर से चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा I2, और ये I1 यहाँ से चलते चलते आ जाएगा I1। और यहाँ से कितना आया था भाई? तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 आया था। तो इसको भी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 चाहिए। सेल का करंट सप्लाई जितना यहाँ से I0 भेजता है तो उसको I0 यहाँ चाहिए भी होता है। अगर ये किसी सेल से I0 निकला और I0 नहीं आया, इसका मतलब तुमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में गलत किया। तो यहाँ I0 भेजे हो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, तो ये देखो I4, I3, I2, I1 ये सब मिल करके यहाँ पे ज्वाइन होकर के I0 बन चुके हैं, और ये जीरो करंट वाला है। ये क्या है? करंट जीरो होगा भी नहीं, क्योंकि करंट ये होता पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस R5। पोटेंशियल डिफरेंस किस बात का? जब A और A के क्रॉस हो तो जो भी इसका पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसका भी है, वही पोटेंशियल इसका भी। मीन्स दिस रेसिस्टेंस ये भी A है और ये भी A है। A के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, इसलिए करंट भी जीरो होता, तभी तो नेगलेक्ट हुआ। तो ये वाला करंट तो भैया जीरो है बस। तो ये क्या मिला भाई? तो हमें RAC जो निकालना था वो आया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1, R2, R3, R4। ये आया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेसिस्टेंस। इसलिए RAC फाइनली क्या मिला हमें भाई? तो सब R है अगर, तो ये मिल जाएगा हमें R/4। सारे अगर R हैं तो R/4। कैसे? तो कैसे देखो भाई, छोटा तो हो जा। कैसे? तो दिखा रहा हूँ, देखो कैसे। जब सारे हमारे पैरेलल में हैं तो लिखूँगा मैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सारे R हैं, इसलिए क्या है भाई? तो 4/R हैं। 4/R हैं तो R इक्विवेलेंट इज़ R/4। जब इक्वल वैल्यू वाले रेसिस्टेंस इस तरह से पैरेलल में होते हैं तो जितने रेसिस्टेंस होंगे उतना डिवाइड कर दो। मतलब n रेसिस्टेंस अगर हमारे पैरेलल में है तो R/n हो जाएगा। मतलब अगर शॉर्टकट के लिए समझते हो, इफ़ n इक्वल रेसिस्टेंस, n इक्वल रेसिस्टर्स
आर इन पैरेलल, देन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर अपॉन एन। क्यों ऐसा हो जाएगा भाई? तो हम लोग को पता है कि आर इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो 1/r ऐसे कितने रेसिस्टेंस है भाई? तो n बार हैं, तो n टाइम्स करेंगे, ये n टाइम्स 1/r ऐड करते रहोगे तो क्या मिलेगा भाई? तो n टाइम्स 1/r मिलेगा, ऐड कर दिए, 2 टाइम्स करते तो 2 टाइम्स मिलता, तो 1/r इक्विवेलेंट इज n/r, सो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई n। इक्वल वैल्यूड रेसिस्टेंस होंगे तो ये ऐसा होता ही है, तो मैंने उसी बेसिस पे लिख दिया r/4, मतलब शॉर्टकट में तो लिख दिया। अब आपको मैंने बता दिया कि भाई ये कहाँ से आया शॉर्टकट, कहाँ से आया, कुछ नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं है, समझो यही है। आप ऐसे दिखाना, CBSE में रहो ऐसे दिखाना, इंट्रेंस में वो रिजल्ट चाहिए हमें तो सीधा r/n कर देंगे। इस तरह से हम लोगों ने इसको ऑब्टेन कर लिया। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग। हमें A और C के क्रॉस चाहिए, उधर A और B के क्रॉस चाहिए था, इधर A और C के क्रॉस। दोनों देखो कितना डिफरेंस है, उधर 0 आया रेसिस्टेंस, इधर देखो इधर आ गया r/4। कितना डिफरेंस है, दो अलग अलग क्वेश्चन थे। इसलिए किसके एक्रॉस तुम्हें पूछा जा रहा है वो जानना ज़रूरी है, किसके एक्रॉस पूछा जा रहा है वो ज़रूरी है जानना। बोलो भाई बोलो, कुछ तो बोलो। यहाँ तक क्लियर हुआ? भुवनेश क्लियर हुआ? यस सर। ये कुछ वेरियस टाइप के क्वेश्चन मैंने दिखाए। कभी नेग्लेक्ट करने का कंडीशन आ सकता है, कभी हमें सीरीज में दिख सकता है, कभी पैरेलल में, तो ये सब दिखाई डायरेक्ट दे दे ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। डायरेक्ट दिखाई दे सीरीज में है इक्विवेलेंट निकालो, अरे भाई ये तो 9th में होता था, 10th में होता था। अब तो तुम्हें रीड्रॉ किए बिना तो तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा, दिखाई नहीं देगा। दिखाई तब देगा जब तुम्हें प्रैक्टिस हो कि अच्छा ऐसे वाले में ये सब एक हो जाते हैं। तो जब तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको बात नहीं बनेगी। कुछ प्रैक्टिस कराया मैंने और आप करोगे तब जाके धीरे धीरे क्लियर होगा। तो ठीक है भाई, ये समझ गए। और भी हम लोग देखेंगे, और भी देख सकते हैं, और भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, लेकिन कितना क्वेश्चन किया जाएगा अभी कुछ होमवर्क भी दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से, मैं किरचॉफ लॉ शुरू करूँ फिर, क्योंकि टाइम भी कम है। तो एक क्वेश्चन और अगर करना चाहें तो देखो, जब भी ऐसा मिल जाए तुम्हें कहीं भी, इस टाइप का कहीं मिले और ये दो आपस में कनेक्टेड हैं ऐसे ऐसे, तो समझ लेना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ए और बी के अक्रॉस है कि नहीं। डायरेक्ट दिख रहा है, इससे दो रेसिस्टेंस, इससे दो रेसिस्टेंस, आपस में कनेक्शन। बोलो, जब भी ऐसा आएगा समझ जाओगे व्हीटस्टोन ब्रिज। अरे समझ जाएंगे ना, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यही है ना। देखो ये ए से दो रेसिस्टेंस कनेक्ट हुए, एक एन तक एक एम तक, एक एम तक गया एक एन तक गया, ये दो रेसिस्टेंस। फिर देख रहे हो एम और एन में ये 3 नंबर रेसिस्टेंस है। फिर देख रहे हो एम से बी और एक एन से बी, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। जरूरी थोड़ी कि ऐसा दिखाई दे तभी समझेंगे, अरे ये भी वही है। ये क्लियर है? जब भी ऐसा दिख जाए कि इसमें भी रेसिस्टेंस इसमें भी रेसिस्टेंस और एक ऐसे करके है, तो वो समझ लेना व्हीटस्टोन ब्रिज।
क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई। बोलता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है। अरे ये तो समझ जाओगे, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए तुम्हें तो समझ लेना कि ये तो भैया व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, भुवनेश बोल दे भाई, कुछ तो कोई बोले। तान्या और बीच में बोला कर भाई, एनर्जी मिलता है उससे। बीच में बोलोगे नहीं ऐसे ही बस, तो मैं तो ऐसे ही झूलता रहूँगा फिर। अरे एनर्जी भी तो मिलना चाहिए, तुम लोग बोलते हो तभी तो एनर्जी आती है। चलो देखो, अब ये समझ गए व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा। कभी कभी ऐसा होगा और ध्यान देना यहाँ पे, कभी भी ऐसे अगर जंप लग गया डायरेक्ट तो समझ लेना ये बेकार है। कभी ऐसा हो जाए कि ये ऐसे करके ज्वाइन कर दिया और ये ऐसे करके ज्वाइन कर दिया बिना रेसिस्टेंस का। अगर रेसिस्टेंस होता तब तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता, लेकिन ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया तो समझ लेना कि ये तीनों पैरेलल में होने वाले हैं। क्यों? देखो भाई, ये है मान लो M, तो ये भी है M, ये भी है M और ये भी है M। मतलब ये सारे ग्रीन क्या हैं? M M M सब हैं M। और इधर वाला मान लो N है, तो ये सारे हैं N N N N N N, यहाँ तक है N। ये वाला रेसिस्टेंस M और N में, ये वाला रेसिस्टेंस M और N में, ये वाला रेसिस्टेंस M और N में, तो पैरेलल हो गया। अब मान लो तुम्हें पूछ देता भाई, चल भाई A और B के बीच में निकालो इक्विवेलेंट। ठीक है, A और B के बीच में मान लो हमें निकालना है इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग सर्किट रीड्रॉ करेंगे, तो अपने आप पता लग जाएगा, अच्छा ये सब तो भाई, ये सब हमारे तो पैरेलल में है। कैसे? तो यहाँ सर्किट रीड्रॉ करोगे, देखो ये सब मैं कंक्लूजन ऐसे ही देखते ही पता हो जाना चाहिए, क्योंकि रीड्रॉ करके तो पता लगेगा ही, वो तो है ही एनालिटिकल मेथड। क्योंकि बिना रीड्रॉ किए पता लग गया तो ज़्यादा बेटर है ना। तो ये वाला हमारा टिक वाला यहाँ आ गया, और ये M पॉइंट एक दिखाओ, एक N पॉइंट दिखाओ, और ये वाला है M और N में, ये वाला, और ये वाला भी M और N में, ये वाला भी M और N में, और ये वाला है N और B में, ये गोला। तो ये तीनों तो हो गए भैया पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? क्योंकि कनेक्टेड अक्रॉस सेम पेयर ऑफ पॉइंट M एंड N। तो ये सारा ग्रीन वाला M है, ये सारा N है, M और N के अक्रॉस, M और N के अक्रॉस, M और N के अक्रॉस। तो ये समझ जाएंगे ऐसे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आज तो लगता है किरचॉफ लॉ नहीं हो पाएगा। अब आज मैं, जब ये हो गया तो अब मैं सिमेट्री एनालिसिस ही बता देता हूँ। सिमेट्री एनालिसिस समझा जाए, इसको नोट कर लिए, मतलब ये माइंड में नोट हो गया। ऐसा होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन तो पैरेलल, और अगर डायरेक्ट कनेक्शन तो पैरेलल, और ऐसा ही स्ट्रक्चर रेसिस्टेंस के साथ मिले तो व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। और कभी भी ये ट्रायंगल वाला मिल जाए, ट्रायंगल वाला कराया था ना, हाँ, ट्रायंगल वाला मिल जाए तो समझ लेना व्हीटस्टोन ब्रिज। ट्रायंगल मिल गया तो समझना व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें से किसी को इधर कर दें तो, क्योंकि बीच में आया, देखो ये ब्रिजिंग एलिमेंट, दो इससे B से कनेक्टेड है और दो A से कनेक्टेड है, इसको ऐसे कर दिया तो दिख गया, बीच में आया ब्रिजिंग एलिमेंट। तो ये थोड़ा रीज़न अपने आप क्लियर हो जाए तो दिखाई देने लग जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक ठीक है? आगे बढ़ें। ये सब आज का क्लास हो सकता है तुम्हें एक बार वीडियो से और देखना की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा और सर्किट एनालिसिस में काम आएगा। और जितने भी कॉन्सेप्ट जो भी अभी बता रहे हैं, दैट ऑल आर वैलिड फॉर कैपेसिटर्स एज वेल।
कैपेसिटर्स में भी लॉजिक विल रिमेन सेम, फार्मूला बदल जाएगा। सीरीज वाले में रेसिप्रोकल का फार्मूला, पैरेलल में है तो डायरेक्ट एडिशन, क्योंकि पैरेलल में C1 + C2 + C3 मीन्स लॉजिक विल रिमेन सेम। लॉजिक में कोई चेंज नहीं है, लॉजिक विल रिमेन सेम, ऐसे ही करने पड़ेंगे। चलो अब जरा हम लोग देखें सिमेट्री एनालिसिस। तो एक टॉपिक लिखो भाई, थोड़ा सा तुम्हें जानना चाहिए ये, क्योंकि CBSE में भी ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। सिमेट्री एनालिसिस इन सर्किट। देखो ऐसा करके तुम्हारा सिलेबस में नहीं लिखा रहेगा। सिमेट्री एनालिसिस करंट का सिलेबस देखोगे तो उसमें नहीं मिलेगा। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा, इसलिए मैंने करा रहा हूँ फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए मैं सिमेट्री एनालिसिस बता रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक आइडिया, ताकि आपका न्यूमेरिकल में हाथ चले। वो क्या होता है जरा देखो। दो तरह का सिमेट्रिक कंडीशन इन जनरल, बेसिकली बेसिक सिमेट्रिक कंडीशन में डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेसिक सिमेट्रिक कंडीशन ये होता है भाई, एक हम लोग समझते हैं पाथ सिमेट्री, और एक होता है नेटवर्क सिमेट्री। पाथ सिमेट्री एंड नेटवर्क सिमेट्री। ये क्या हुआ भाई, पाथ सिमेट्री नेटवर्क सिमेट्री क्या हुआ? पाथ में सिमेट्री और ये है नेटवर्क में सिमेट्री। कैसे? देखो भाई, सबने देखा होगा नोबिता को जियान को लड़ते हुए। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सेल लगाया, करंट जा रहा है भाई। अब ए से एक रेसिस्टेंस मिला हमें 1 ओम, इधर मिला 2 ओम, इधर मिला 3 ओम। तुम बताओ यहाँ से जब करंट यहाँ पे आएगा, मान लो नोबिता आया, बारात लेके जा रहा था सिजुका के घर, ऐसे जा रहा था। तो नोबिता बोला भाई 100 लोग हैं, ऐसा करो 50 लोग उधर चले जाओ, 50 लोग इस पाथ से आ जाओ, फिर हम लोग मिल लेंगे, फिर चलेंगे। 50 लोग इधर, 50 लोग इधर चले आओ। तो किसी ने बोला कि नहीं 50-50 क्यों, 60-40 कर लेते हैं, 60 लोग उधर चले जाएं, 40 इधर चले जाएं। किसी ने बोला 20 इधर, 20 इधर, 20 इधर, 80 इधर चले। तो नोबिता ने बोला नहीं, इधर वाले पाथ में जो रेसिस्टेंस है टोटल इस पाथ में वो है 3 ओम सीरीज में। इधर वाले से भी जाओ तब भी 3 ओम, मतलब इधर वाले रोड से जाओगे तो तुम्हें 3 ब्रेकर मिलेंगे, इधर वाले रोड से जाओगे तो 3 ब्रेकर मिलेंगे। अब इधर 30 ब्रेकर मिलते, इधर 3 ही मिलते, इधर 30 या 20 ब्रेकर मिलते। तो भाई घबराया तो नोबिता बोलता कि नहीं भाई ये जो ज़्यादा रोड ख़राब है, इसमें से कुछ लोग जाओ, इसमें से ज़्यादा लोग इधर से जाएं, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस कम मिलेगा। तो करंट भी वैसे ही सोचता है कि भाई अगर हमारा इधर का पाथ और इधर का पाथ अगर सिमेट्रिक है, मीन्स ये भी 3 ओम का पाथ है, ये भी 3 ओम का पाथ है, तो देयर इज़ नो रीज़न टू फेवर एनी पाथ। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे कंडीशन में इधर अगर I0 करंट जाएगा तो इधर भी I0 करंट ही जाएगा। लॉजिक ये कहता है कि जब तुम आओगे कहीं पे तुम्हें डिसीजन लेना हो और इधर भी 3 फूल खिले हैं, इधर भी 3 फूल खिले हैं, 3 लोटस इधर, 3 लोटस इधर, 3 5 स्टार इधर है रोड में मिलेगा, इधर भी 3 5 स्टार मिलेगा। अरे भाई दोनों तरफ जब 3 5 स्टार मिलेंगे तो क्या करेंगे? कोई आपको लॉजिक नहीं है किसी एक पाथ को फेवर करने का। इट मीन्स देयर इज नो लॉजिक टू पास मोर चार्ज थ्रू वन पाथ। जब दोनों ही हमारा सेम रेसिस्टेंस का पाथ है तो इस बेसिस पे, इस सिमेट्री के बेसिस पे सेम करंट इन द 2 पाथ होगा, ये कंक्लूजन है। मतलब दोनों में सेम करंट डालेंगे।
सिंस दिस पाथ एंड दिस पाथ आर सिमेट्रिक। अब एक और अगर 3 ओम का होता ए और बी में, तो इसमें भी आई नॉट ही करंट होता, क्योंकि भाई इधर 3 ओम का था रेसिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस, तुमने आई नॉट अगर दिया तो वही लॉजिक तो यहाँ भी है, यहाँ भी ए और बी के अक्रॉस 3 ओम ही है, तो यहाँ भी आई नॉट, यहाँ भी आई नॉट, सेम सिचुएशन सेम डिसीजन, लॉजिकल चलना है भाई। तो इसलिए जितने भी सिमेट्रिक पाथ होंगे सब में सेम करंट। तो यहाँ लिख लो भाई, लिखो तुम रजिस्टर में लिखो, ऑल सिमेट्रिक पाथ सिमेट्री का कंक्लूजन क्या हुआ, ऑल सिमेट्रिक पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब से ए एंड बी, यहाँ पे तो ए एंड बी था, मस्ट हैव सेम करंट। और सिमेट्रिक पाथ समझेंगे कैसे, तो सिमेट्रिक पाथ्स बिटवीन 2 पॉइंट्स हैव सेम वैल्यू of a total resistance। सिमेट्रिक पाथ को सेम टोटल रेसिस्टेंस दोनों पाथ में सेम ही होंगे, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, तो ऐसा होगा। इधर से 2 ओम, इधर से भी 2 ओम, तो कोई रीज़न नहीं है कि अलग अलग करंट हो जाए। फिर तो ये अगर I1 है तो ये भी I1 ही होना होगा, और ये 2 ही था ब्रांच, तो 2I1 इधर से, इसका मतलब आया I1 इधर चला गया, I1 इधर, मीन्स 2 कूलम पर सेकंड अगर आए तो 1 कूलम पर सेकंड इधर, 1 कूलम पर सेकंड इधर जाएंगे। और इधर से 1 कूलम पर सेकंड आए, यानी I1 आया, इधर से भी I1 आया, और फिर से ये 2I1 बन गया। और इस तरह से ऐसे दिखाएंगे, करंट इधर से 2I1 निकला था और 2I1 वापस आ गया, बीच में सिमेट्रिक पाथ मिले, हाफ करंट इधर हाफ करंट इधर, दोनों फिर ज्वाइन हुए और 2I1 बन गए। इस तरह से ये एग्जाम्पल बताया, पाथ सिमेट्री का ये एक एग्जाम्पल था, समझो एग्जाम्पल ही देख रहे हैं। मान लो इसको A पॉइंट बना दिया, इसको बना दिया B पॉइंट, जिस तरह से यहाँ वैसे ही है। तो ये सब था पाथ सिमेट्रिक। 2 पाथ देखेंगे, यहाँ से जाना है वहाँ, यहाँ से जाना है वहाँ, तो इधर का पाथ में देखा रेसिस्टेंस, इधर के पाथ में देखा, इधर 2 ओम है, इधर 5 ओम है, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो कम रेसिस्टेंस ज़्यादा करंट, ज़्यादा रेसिस्टेंस कम करंट, लेकिन दोनों में 5 ओम है, दोनों में सेम करंट, सेम लॉजिक अप्लाई होगा सेम सिचुएशन में। तो ये समझा हम लोगों ने पाथ सिमेट्री। अब जरा समझते हैं हम लोग नेटवर्क सिमेट्री। चलो भाई, नेटवर्क सिमेट्री क्या होता है वो जरा समझा जाए। बोलो, ये क्लियर हुआ पाथ सिमेट्री? पाथ सिमेट्री जहाँ आएगा वहाँ पे हम लोग सेम वैल्यू ऑफ करंट डाल देंगे। चलो ठीक है, तो अब नेटवर्क सिमेट्री समझा जाए। नेटवर्क सिमेट्री क्या होता है भाई? ये है मान लो नेटवर्क सिमेट्री समझा जाए। और अगर मान लो हमने ऐसे दिखाएं, ऐसे दिखाएं, चलो इसमें दोनों सिमेट्री आ गया। मैं सिर्फ नेटवर्क सिमेट्री का डायग्राम बनाना चाहता हूँ। मान लो ये है, ये है, ये है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है भाई। ये है, ए है, मान लो बी है। मैंने लिखा इसको 2 ओम
ये है 2 ओम, ये है मान लो 3 ओम, ये है 3 ओम, ये है मान लो 5 ओम, ये है 1 ओम, ये भी है 1 ओम। अगर ऐसा है, ध्यान देना सारे लोग, और हमने क्या किया, सेल लगाया भाई ए और बी के क्रॉस। अब जब करंट यहाँ आएगा या नोबिता आएगा बारात लेकर के, तो यहाँ पे नोबिता देखेगा ये रोड, भाई ऐसे भी देखो आई करंट निकला है अगर इस सेल से, तो आई करंट इसको आना भी पड़ेगा। आई करंट है तो आई ही आना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, किसी भी सेल से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूरेट तभी समझा जाता है जब जितना करंट निकलेगा इसके पॉजिटिव टर्मिनल से उतना नेगेटिव से एंटर भी करना चाहिए। तो इसलिए आई तो आई आना चाहिए। तो आई निकला यहाँ से, तो नोबिता यहाँ पे देखेगा अरे इधर से भी पाथ है बी पे जाने का, इधर से भी पाथ है बी पे जाने का, तभी तो ये बी से फिर आगे बढ़ेगा और ये आई जो था वो आई आकर के यहाँ कलेक्ट हो जाएगा भाई। तो यही आई यहाँ पे आ जाएगा। तो नोबिता ने देखा इधर से ये पाथ, ये पाथ, क्या ये दोनों पाथ सिमेट्रिक हैं? क्या ये वाला पाथ से बी पे जाएं, ये वाला पाथ से बी पे जाएं, क्या दोनों सिमेट्रिक हैं? मतलब सिमिलर हैं, सेम हैं? बोलो भाई, क्या इधर का पाथ इधर का पाथ दोनों सेम हैं, सिमेट्रिक है? बोलो भाई भुवनेश। अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, 5 मिनट रह गए हैं। भुवनेश बोलो। रिया तुम बोलो। रिया बोलो भाई। चिराग क्या हुआ भाई, आवाज़ नहीं आ रही क्या? रिया तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही? नेटवर्क का इशू बहुत आता रहता है भाई। दिल्ली में जब ये हाल है तो दूसरे जगह क्या हाल रहेगा भाई। देखो तुम लोग अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं तो करो। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी प्रॉब्लम आता है कई बार, तो मैंने ऑप्टिकल फाइबर वाला कनेक्शन ले लिया, 5G ले लिया, 300 Mbps का, तो अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो ये वाला पाथ और ये वाला पाथ भुवनेश सिमेट्रिक नहीं है, सिमिलर पाथ नहीं है, क्योंकि इधर से देखेंगे तो एक ट्रायंगल मिल रहा है फिर जा रहा है, इधर से तो डायरेक्ट जा रहे हैं भाई। यहाँ 3 ओम है, इधर तो अलग है सिचुएशन डिफरेंट है, इधर के सिचुएशन से इधर का डिफरेंट है। 2 पाथ तो इससे दिखे, ए से बी जाने पे 2 पाथ दिखे, बट दोनों पाथ अलग अलग है, सो नॉट पाथ सिमेट्री। ये पाथ सिमेट्री तो नहीं है भाई, पाथ सिमेट्री तो नहीं है। तो है क्या? क्या नेटवर्क सिमेट्री है? तो नेटवर्क सिमेट्री कैसे समझते हैं वो जरा देखो। नोबिता आया और यहाँ पे क्या किया भाई, तो यहाँ पे अपना आई को अप्लाई किया, मतलब आँख से देखा। क्या देखा भाई? ये हाल है 3 इधर से 2 ट्रायंगल फिर 2। अच्छा, फिर नोबिता इधर से घूम के आया, फिर इधर से देखा। इधर से क्या देखा भाई? इधर से क्या देखा? तो इधर से देखा कि अरे जैसा इधर देखा था 3 और 2 ट्रायंगल 2, वैसे ही इधर देखा 3 2 ट्रायंगल 2। मतलब इधर से देखा, ए से बी साइड से देखा, सेम सिचुएशन। ए साइड से देखें, बी साइड से देखें, सेम सिचुएशन। लेकिन पाथ देखें कि ये पाथ कि वो पाथ, तो ये दोनों अलग अलग पाथ। ये दोनों पाथ सिमेट्रिक नहीं है, बट नेटवर्क ओवरऑल नेटवर्क फ्रॉम द 2 साइड इज सिमेट्रिक। जैसा यहाँ फील आ रहा है वैसा ही फील यहाँ भी आ रहा है। तो नेटवर्क सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है।
नेटवर्क सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। बोलो क्लियर है? और नेटवर्क सिमेट्री का रिजल्ट क्या होता है? पाथ सिमेट्री का रिजल्ट सेम करंट, नेटवर्क सिमेट्री का रिजल्ट, तो नेटवर्क सिमेट्री का रिजल्ट मैं अब लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। नेटवर्क सिमेट्री का रिजल्ट लिख रहा हूं कि जैसे इधर से आया करंट और हमने I1 इधर भेज दिया, इधर I2। क्यों I1 I2 भाई? इसलिए कि हमारा दोनों पाथ अलग अलग है, इसलिए दोनों में करंट तो भाई अलग अलग होगा। इसमें अगर हमारा I1 करंट चला तो इसमें I2 करंट डालना पड़ेगा, I1 नहीं डाल सकते क्योंकि ये पाथ सेम नहीं है। लेकिन नेटवर्क सिमेट्री है तो तुमने ट्रायंगल वाले में I1 भेज दिया, डायरेक्ट वाले में I2 भेज दिया, तो इधर से नेटवर्क सिमेट्री है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल वाले की तरफ से I1 भेजा गया था तो इधर से I1 आएगा, और स्ट्रेट में I2 भेजा गया तो स्ट्रेट वाले से I2 आएगा। ये है कंक्लूज़न। जैसा डिस्ट्रीब्यूशन वैसा कलेक्शन, जैसा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा वैसा ही ये कलेक्ट होगा। ये है नेटवर्क सिमेट्री का रिजल्ट। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एज ए रिजल्ट ऑफ, तुम भी लिख लो, एज ए रिजल्ट ऑफ नेटवर्क सिमेट्री, एज ए रिजल्ट ऑफ नेटवर्क सिमेट्री वी हैव सेम current distribution and current collection from the other side। एक साइड से डिस्ट्रीब्यूशन तो दूसरे साइड से कलेक्शन। तो नेटवर्क सिमेट्री में जैसा डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वैसा कलेक्शन होगा। अब यहाँ पे अगर आ जाएं, देख लो भाई, अब कंक्लूजन ख़त्म होने वाला है, क्लास का टाइम हो रहा है। यहाँ देखो, ये I1 आया, ध्यान देना, ये I1 आया, तो ये I1 आएगा तो अब यहाँ पे फिर से बात हो गई, ये I1 आएगा, यहाँ पे I1 कलेक्ट हो भी जाना है। ये I1 आया, I1 कलेक्ट हो जाना है। इसका मतलब कि यहाँ से I1 जो आएगा, मान लो 5 एम्पियर, तो इधर भेज दिया 4 एम्पियर, तो इधर जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है भाई, तो इधर I1 आया तो इधर से I0 अगर तुमने भेज दिया इस पे, तो इधर क्या बचेगा भाई? तो I1 माइनस I0 बचेगा, ये चला जाएगा इधर। तो अब जरा देखो, यहाँ पे भी नेटवर्क सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है भुवनेश, सब ध्यान से सुनना। यहाँ भी जैसे इधर से यहाँ से देखेंगे तो जैसा दिखेगा हमें वैसा ही यहाँ से भी तो देखने से दिखेगा भाई, यहाँ भी देखने से वही हाल है। ऐसे जाओ, ऐसे आओ, और डायरेक्ट ऐसे आओ, ऐसे, ये भी 1 ओम और इधर 5 ओम। तो ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वैसे यहाँ कलेक्ट होगा। तो I1 में से I0 चला गया इधर डाउनवर्ड, तो इधर डाउनवर्ड से आएगा हमारा I0, और इधर डायरेक्ट में आया था I1 माइनस I0, तो यहाँ से आएगा I1 माइनस I0। तो जिस तरह से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन वैसे यहाँ कलेक्शन। इस पे न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि आज का टाइम हो गया है। अभी तक ये समझ में आया भुवनेश कि नेटवर्क सिमेट्री का मतलब है जैसा डिस्ट्रीब्यूशन वैसा कलेक्शन, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन वैसा कलेक्शन, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन वैसा कलेक्शन। सर इसमें सिमेट्री देखने के लिए हम ये नहीं करते कि नीचे वाले पार्ट में अगर 3 और 3 है तो ऊपर वाले का इक्विवेलेंट निकाल के देखते हैं कि 6 ओम आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं, वो निकाल नहीं पाओगे, इंडिपेंडेंट पाथ है नहीं। ये वाला देखो बीच में यहाँ ज्वाइनिंग किया हुआ है, तो ये तुम ऐसे कैसे निकाल लोगे इसका इक्विवेलेंट? यहाँ पे बीच में ज्वाइंट है ना, तो ऐसा नहीं निकाल पाओगे। अगर तुम ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि निकाल लें, ये इंडिपेंडेंट एक पाथ हो जाए, ये एक इंडिपेंडेंट पाथ हो जाए, इसमें 3 3 6 हो जाए, हमें क्या पता कि ए और बी में इस वाला इस 6 ओम है। ए और बी के बीच में जब निकलेगा तो पूरे का निकलेगा ना एक बार में, ऊपर का पाथ का अलग है, नीचे का पाथ का अलग है, ऐसा नहीं निकल सकता। बीच में ज्वाइन नहीं रहता तो हो जाता। तो इधर का अलग देखते, इधर का अलग देखते। अगर ये 6 ओम होता और इधर वाला 6 ओम रहता तो पाथ सिमेट्री हो जाता, तो फिर I0 कर देते। लेकिन अभी हमारा वो नहीं है,
पाथ सिमेट्रिक नहीं है, ये दोनों का, और ये इधर से पाथ और इधर से पाथ सिमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए करंट सेम नहीं होगा। नेटवर्क लेकिन सिमेट्रिक है, जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर दिख रहा है, तो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन वैसा कलेक्शन। देखो थंब की तरफ जा रहा है, इधर 4 फिंगर, तो इधर ऐसा ही कलेक्शन, इधर 4 फिंगर की तरफ वाला, थंब वाला, थंब से गया I2 तो थंब से आएगा I2, इधर वाला आया है I1 तो इधर वाले से आएगा I1। जैसा डिस्ट्रीब्यूशन वैसा कलेक्शन। कुछ समझ में आया? दोनों साइड से सेम दिखना चाहिए। इधर से करंट भेजोगे तो इधर I1 भेजेगा, I2 भेजेगा, तो कलेक्ट भी होगा, इधर से I1 इधर से I2। इसको बोलते हैं नेटवर्क इज सिमेट्रिकल फ्रॉम द टू साइड। यहाँ पे है पाथ जो है बिटवीन A एंड B, वो हमारा सिमेट्रिकल है, पाथ ही हमारा सिमेट्रिकल है, ये दिखा रहा है। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? इस पे क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट क्लास में, इस पे क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्री न्यूमेरिकल्स, एंड किरचॉफ्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज तो हम लोगों ने सर्किट एनालिसिस का ही देखा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिमेट्री पे भी न्यूमेरिकल्स देख लेंगे और किरचॉफ्स लॉ शुरू करेंगे।